गुड इवनिंग। मेरा नाम डॉक्टर राधिका बत्रा है। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ दिल्ली में और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ एवरी इन्फेंट मैटर्स, उसकी फाउंडर और प्रेसिडेंट भी हूँ। और आज मैं आपसे कोविड-19 और बच्चों में इसके क्या मैनिफेस्टेशंस रहते हैं, क्या खतरे रहते हैं, क्या इससे कैसे हम अपने बच्चों को इससे बचाएं और क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं ऐसी मुश्किल समय में अपने बच्चों के लिए, इन सब चीजों के बारे में आज मैं बात करूंगी। और मैं चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस को थैंक्स कहना चाहती हूँ फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी हियर एंड स्पीक टू ऑल ऑफ यू। तो क्या है कोविड-19? आप सब जानते हैं कि महामारी है जिसने पूरे देश को जिसमें पूरे देश में लोग पीड़ित हो रहे हैं, काफी लोगों की जान भी चली गई और काफी लोग जो हैं इससे सफर भी कर चुके हैं। और आज के दिन भी ऑलमोस्ट 40,000 केसेस हर रोज के हो रहे हैं और 300-400 डेथ्स भी हो रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों में क्या रिस्क रहता है और कौन से बच्चे हैं जो ज्यादा इससे इफेक्ट हो सकते हैं? तो बेसिकली क्या है कि कोविड-19 ये एक अच्छी बात है कि यूजुअली बच्चों में माइल्ड डिजीज होता है, लेकिन कुछ बच्चे सिवियर डिजीज में भी जाते हैं इससे। लेकिन जो बच्चे जिनको पहले से कोई डायबिटीज है या कोई और बीमारी है या कोई दवाई पहले से उनकी चल रही है, वो बच्चे इससे ज्यादा पीड़ित होने का खतरा रखते हैं और ज्यादा इससे इफेक्ट होने का और हार्मफुल इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस का खतरा ये बच्चे ज्यादा रखते हैं। और तो बच्चों में बेसिकली 4 टाइप के कोविड-19 हो सकते हैं। एक तो एसिम्प्टोमेटिक, कि बच्चा जो है पॉजिटिव टेस्ट किया हो लेकिन कोई भी मैनिफेस्टेशन, कोई भी सिम्टम्स इसमें नहीं आए हैं। फिर एक तरीका ये हो सकता है कि माइल्ड केस हो। तो माइल्ड केस में आपको थोड़े से सिम्टम्स मिलेंगे, जैसे कि फीवर हो सकता है, गले में खराश हो सकती है, नजला खांसी हो सकता है और बदन में दर्द हो सकता है। ये सब चीजें जो हैं, बड़े बच्चों में सिर में दर्द हो सकता है। ये सब चीजें माइल्ड डिजीज के लक्षण हैं। माइल्ड डिजीज में जो है आपका ऑक्सीजन का सैचुरेशन 94 से ऊपर रहता है, कोई भी निमोनिया के लक्षण नहीं रहते। तो मॉडरेट में क्या होता है कि जब ये माइल्ड के सारे लक्षण होते हैं लेकिन जो रेस्पिरेटरी रेट है, ब्रीदिंग की जो रेट है, उसको अगर आप 1 मिनट तक गिनेंगे तो वो फास्ट आएगी। अब फास्ट ब्रीदिंग बच्चों में कैसे रिकग्नाइज करी जाए, उसके भी तरीके होते हैं। अगर आपका बच्चा 2 महीने से कम है तो आप 1 मिनट के लिए उसकी सांसें गिनिए। अगर वो 60 से ज्यादा है तो वो खतरे की बात है। अगर बच्चा 2 महीने से 12 महीने के बीच में है तो फिर उसकी अगर 50 से ज्यादा सांसें वो ले रहा है 1 मिनट में तो वो खतरे की बात है। और 1 साल से अगर 5 साल की उसकी उम्र है तो उसमें 40 से ज्यादा खतरा मानते हैं। अगर 5 साल से ऊपर है तो 30 से ज्यादा खतरा मानते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी रेट देखने के तरीके होते हैं। मॉडरेट कोविड-19 में रेस्पिरेटरी रेट एज के अनुसार बढ़ा रहेगा और साथ में ऑक्सीजन का सैचुरेशन भी गिर सकता है, लेकिन मॉडरेट डिजीज में ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 to 94% ही रहता है। तो अगर सिवियर डिजीज की हम बात करते हैं तो सिवियर डिजीज में ये सारे मॉडरेट डिजीज वाले लक्षण रहते हैं और साथ में ऑक्सीजन का सैचुरेशन जो है 94% से कम होने लगता है। और इसमें बच्चे को और भी मैनिफेस्टेशंस होते हैं, जैसे कि दौरे पड़ सकते हैं, सुस्त हो सकता है बच्चा, सिवियर वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, और ये सब जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये सिवियर डिजीज में आती हैं। सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही है, जो पसलियां चल रही हैं, ये सब जो है मैनिफेस्टेशन सिवियर डिजीज में आते हैं। तो ये 4 तरीके से कोविड-19 आपके बच्चे को पकड़ सकता है। और जब आपका अगर गॉड फॉरबिड कोई बच्चा हो जिसको कोविड-19 पॉजिटिव आए, आपको क्या क्या डेंजर साइंस देखने हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। तो मॉनिटरिंग करेंगे, हर 2 से 3 घंटे में ऑक्सीजन का सैचुरेशन देखेंगे, टेम्परेचर चेक करेंगे और ये देखेंगे कि बच्चा फीड ले रहा है कि नहीं। फीड अगर नहीं ले रहा है बच्चा या फिर बिल्कुल ही ओरली कुछ भी नहीं ले पा रहा है तो ये एक बहुत बड़ा डेंजर साइन है। तुरंत आपको आपके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर रेस्पिरेटरी रेट, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, अगर उस कट ऑफ से ज्यादा आ रही है तब भी आपको तुरंत डॉक्टर के पास बच्चे को लेके जाना चाहिए। एडमिशन की बात करनी चाहिए और ऑक्सीजन की बात करनी चाहिए अगर सैचुरेशन जो है बच्चे का गिर रहा है।
तो ये सब लक्षण आपको देखने हैं। कोई भी अगर वॉमिटिंग है, परसिस्टेंट पेन एब्डोमेन है, कोई भी रैश है बच्चे के शरीर में, तो ये सब डेंजर साइंस माने जाते हैं। इन सब का आपको ख्याल रखना है और इन सब के बारे में आपको आपके डॉक्टर को तुरंत खबर देनी है अगर आपके बच्चे को कोविड है और इसमें से कोई भी लक्षण आपको दिख रहा है। अब अगर हम ट्रीटमेंट पे आए तो जो एसिम्टोमेटिक और माइल्ड केसेस हैं, इनमें जो ट्रीटमेंट होता है बस जो सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए हम दवाइयां देते हैं। अगर बुखार रहेगा तो पैरासिटामोल का सिरप देंगे और साथ में खांसी जुकाम के लिए कॉफ सिरप दे सकते हैं। नाक में नेजोक्लियर की ड्रॉप्स डाल सकते हैं और साथ में अगर बच्चे को डिहाइड्रेशन हो रहा है तो एडमिट करके फ्लूइड्स भी चढ़ा सकते हैं। ये यूजुअली मॉडरेट केसेस में होता है। अगर ऑक्सीजन का सैचुरेशन गिर रहा है मॉडरेट या सिवियर केस में, तो ऑक्सीजन की इसको बहुत ज्यादा सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की जरूरत है। कभी भी आपको लगे कि कुछ बच्चे में आपको ठीक नहीं लग रहा, एज अ पेरेंट और एज अ प्राइमरी केयर गिवर, आप तुरंत हॉस्पिटल लेके चलिए और इसको एडमिट करवाइए और अपने डॉक्टर से पूछिए कि क्या इसमें करा सकते हैं। कोई भी इसमें देरी करने की गुंजाइश मत रखिएगा कि हम वेट कर ले कि ठीक होने लगे बच्चा, ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा। सतर्क रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम पैनिक नहीं करना है। पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा बच्चों में जो कोविड-19 है वो माइल्ड डिजीज रहता है। तो आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि पैनिक करने से पूरी फैमिली में और बच्चे पे भी नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे और ट्रीटमेंट में मॉडरेट केस में हमें ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ सकती है। मॉडरेट कुछ केसेस में रेमडेसिविर का भी इस्तेमाल किया गया है। कुछ केसेस में स्टेरॉइड्स की जरूरत भी पड़ती है, लेकिन वो बिल्कुल आपके डॉक्टर के जजमेंट के ऊपर और केस डिपेंडेंट बातें होती हैं जो कि डॉक्टर्स ही डिसाइड करते हैं। सिवियर डिजीजेस में एंटीकोएगुलेंट्स जैसे कि इनॉक्सापैरिन की जरूरत पड़ सकती है और सिवियर डिजीजेस में नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन या वेंटिलेशन की जरूरत भी पड़ सकती है। मान लीजिए आपके बच्चे की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो, लेकिन वो स्थिति बहुत ही रेयर केस में आती है, तो उसका आप उसके लिए पैनिक नहीं करना है बिल्कुल भी। तो अब हम आते हैं प्रिवेंशन पे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम कोविड-19 जो है हर जगह है, ये वायरस हर जगह है, लोगों से फैलता है और हवा से फैलता है, ये बात तो आपको पता ही है। तो कैसे अपने बच्चों को बचाएं कोविड-19 से? अब मास्क जो है बच्चे कम पहनते हैं, जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो तो बिल्कुल ही मास्क नहीं पहन पाते, पर जहां तक हो सके बच्चों को मास्क पहनाने की कोशिश करिए। अगर नहीं पहन पा रहे हैं तो बच्चों के लिए आजकल फेस शील्ड या वाइजर्स आते हैं जो कि काफी मदर्स अपने बेबीज पे लगाती हैं, उससे काफी ड्रॉपलेट प्रोटेक्शन हो जाती है। दैट इज नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल। अगर आप अरेंज कर सकते हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं बेबी फेस शील्ड्स, वो अरेंज कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वो रखिए घर में। अगर आप बेबी को ब्रेस्ट फीड कर रहे हो और आप कोविड पॉजिटिव हो तो आप मास्क लगा के साफ सफाई रख के बेबी को ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन बिना मास्क के और क्रिब से आपको 6 फुट की दूरी बना के रखनी है। ये इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक की गाइडलाइंस है कि ब्रेस्ट फीडिंग कैन कंटिन्यू बट द मदर शुड मेंटेन 6 फीट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द क्रिब। एंड इसके अलावा अगर जो भी आपके बच्चे की शेड्यूल्ड वैक्सीनेशंस हैं वो जरूर लगवाइए, वो एक भी मिस नहीं होनी चाहिए। ये सोच के कि काफी आजकल ये लोग सोचते हैं कि कोविड हो जाएगा अगर डॉक्टर के क्लिनिक में जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस खतरे से और इस डर से प्लीज अपने बच्चों की वैक्सीनेशंस मत मिस करिए, क्योंकि जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल इलनेसेस हैं वो बहुत खतरनाक होती हैं और उनसे बचना जरूरी है, उनके लिए टीके लगवाने जरूरी हैं। साथ में इन्फ्लुएंजा का जो एक टीका होता है उसके बारे में अपने डॉक्टर से बात करिए और वो लगवाइए। इस समय जो है बच्चों के लिए कोविड-19 का कोई टीका गवर्नमेंट ने नहीं अप्रूव किया है। ऐसी न्यूज आई है कि अक्टूबर नवंबर में जो बड़े बच्चे हैं 12 से 15 साल तक, उनके लिए जो जाइडस की वैक्सीन है वो ट्रायल करी जाएगी, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को दी जाएगी जिनको हाई रिस्क फैक्टर्स हैं या कोमोर्बिडिटीज हैं, जैसे कि किडनी फेलियर या डायबिटीज या जो भी गाइडलाइंस उसकी आएंगी। अभी वो गाइडलाइंस आई नहीं है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है अक्टूबर नवंबर में आने के लिए। सो वी कैन होप कि बाय नेक्स्ट ईयर सम वैक्सीन विल बी अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन एज वेल, बट एज ऑफ नाउ भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो पुरानी वैक्सीन शेड्यूल के अनुसार चल रही थी वो मिस ना हो। वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इम्यूनिटी बच्चे की अप रहनी चाहिए किसी भी स्थिति में, क्योंकि आजकल ये पैंडेमिक का, महामारी का टाइम चल रहा है।
इसके बाद हम आते हैं कि न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन जो है बच्चों का एक सबसे बड़ा फाइटिंग वो है, वेपन है। इफ द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ योर चाइल्ड, अगर आपके बच्चे का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो अच्छा है, तो कोई भी बीमारी उसको इजिली परेशान नहीं कर सकती। और अगर बीमारी लगती भी है तो वो माइल्ड या मॉडरेट में निकल जाएगी, ज्यादा खराब नहीं होगी। अगर आपका बच्चा मेल नरिश्ड है, उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट या सिवियर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, तो कोई भी इलनेस उसको ज्यादा पकड़ेगी और ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स करेगी। तो न्यूट्रिशन आपको ध्यान रखना है। अगर आपका बच्चा 6 महीने से कम है तो सिर्फ उसको ब्रेस्ट फीड करवाना है। कोई भी बाहर का ऊपर का दूध रेकमेंडेड नहीं है। पानी गुट्टी कुछ भी, जो भी देसी इलाज होते हैं, कुछ भी रेकमेंडेड नहीं है। आपको माँ का दूध ही पिलाना है। 6 महीने से ऊपर आपको वीनिंग और कॉम्प्लीमेंट्री फूड स्टार्ट करने हैं। वो अपने आप पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करके डाइट चार्ट बना के एज के अनुसार जो भी खाना है बच्चे का बिल्कुल प्रॉपरली जाना चाहिए। और बहुत सी मदर्स जो है वो कंप्लेन करती हैं कि बच्चा ढंग से खाना नहीं खा रहा है और बच्चा सिर्फ जंक फूड खाना चाहता है, जैसे कि कुरकुरे और चिप्स और आइसक्रीम। तो इन सब प्रॉब्लम्स का जो है आप अपने पीडियाट्रिशियन से डेफिनेटली डिस्कस करिए, क्योंकि आपको ये बात एज अ पेरेंट आपको ये बात इंश्योर करनी है कि आपका बच्चा हेल्दी खाना खा रहा है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज्यादा खा रहा है, प्रोटीन हाई डाइट ले रहा है, जैसे कि अंडे हो गए, दूध हो गया, ये सब चीजें जरूर से खा रहा है। और अगर किसी वजह से आपका बच्चा नहीं ले रहा है ये सब चीजें, या कॉन्स्टिपेटेड है या क्रॉनिक डायरिया है, कुछ भी ऐसी कंप्लेंट्स हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर से जरूर मिलें और जरूर बात करें इन सब चीजों के बारे में। तो न्यूट्रिशन जो है ठीक रखना बच्चे का बहुत ही ज्यादा जरूरी है ऐसी पैंडेमिक की स्थिति में। और न्यूट्रिशन अगर सही रहेगा तो जैसे मैंने आपको बताया, बीमारी कम पकड़ेगी भी तो ज्यादा बुरा इफेक्ट नहीं करेगी। आपका बच्चा बिल्कुल ठीक रहेगा कोविड-19 के बावजूद भी। इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आ गया है कि पिछले 1.5 साल से ऑलमोस्ट जो है कंट्री में लॉकडाउन है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बाहर खेलने नहीं जा पा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल पा रहे। तो इसका जो मेंटल और साइको इमोशनल इम्पैक्ट है बच्चों पे बहुत नेगेटिवली पड़ रहा है। इसके साथ साथ सारे लोग घर के अंदर बंद हैं, तो लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं, काफी कुछ घरों में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी आए हैं। तो इन सब का बच्चों पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। और जो माइंड है वो हेल्थ से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। तो अगर बच्चे का माइंड जो है डिस्टर्ब्ड है, इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस बच्चे की हेल्थ पे हैं। तो ये आपको एज पेरेंट्स ध्यान रखना है कि मुश्किल की घड़ी में भी आपको आपके घर का एनवायरनमेंट जहां तक हो सके हैप्पी और कंड्यूसिव रखना है, पॉजिटिविटी रखनी है घरों में। काफी घरों में अभी सेकेंड वेव में काफी डेथ्स भी हो गई, किसी के ग्रैंड पेरेंट्स गुजर गए, किसी के पेरेंट्स गुजर गए। बहुत ही इमोशनल और बहुत ही मुश्किल टाइम रहा। तो ये बच्चों पे तो इसका असर बहुत ही बुरा हुआ है। तो बच्चों को बहुत ही ज्यादा प्यार से और बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। और एज पेरेंट्स एंड एज केयर गिवर्स आपको ये इंश्योर करना है कि ये प्यार उनको मिल रहा है। आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं वो बच्चे पे ना निकालें, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि हम सब जानते हैं ये कितने मुश्किल का टाइम गया है। जॉब्स में डिफिकल्टी, फाइनेंशियल डिफिकल्टी, फैमिली मेंबर्स का गुजर जाना, ये सब बहुत डिफिकल्ट रहा है। और बच्चे पे निकालना ये अननोइंगली हम सब करते हैं। तो इसका आप ध्यान रखिए कि बच्चे पे ना निकालें। वो बच्चा जो है बिल्कुल ही आप बच्चे के लिए सब कुछ हो। सो उसको प्लीज जस्ट लव योर चिल्ड्रन एंड जस्ट उनको वीडियो कॉल पे अपने फ्रेंड्स से बात करवाइए, उनको वीडियो पे क्लासेस वगैरह आजकल बहुत बच्चों के लिए डांस क्लासेस, कुकिंग क्लासेस, क्राफ्ट क्लासेस, बहुत कुछ वीडियो कॉल्स पे हो रहे हैं। तो इनको एंगेज्ड रखिए ताकि उनका माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहे, उनको ये ना लगे कि क्या लॉस और क्या हमारी फैमिली में हो गया कि हम बिल्कुल ही बिल्कुल ही उनकी मेंटल हेल्थ खराब ना हो जाए। इस बात का ध्यान रखिए। बाकी तो मेरे ख्याल यही कोविड-19 के सबसे ज्यादा वो रहे हैं मेन इश्यूज। अब आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं आप प्लीज चैट बॉक्स में डालिए और आई विल बी हैप्पी टू आंसर कोई भी क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू कोविड एंड चिल्ड्रन और रिलेटेड टू चिल्ड्रन अदरवाइज।
जब तक आप लोग क्वेश्चंस सोचते हैं तब तक मैं आपको कॉम्प्लिकेशंस के बारे में थोड़ा बता दूं। तो कॉम्प्लिकेशंस जो हैं बच्चों में, आप सबने पढ़ा होगा MIS-C के बारे में न्यूज़पेपर्स में, मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिस्टमिक डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन। और ये तब सस्पेक्ट किया जाता है जबकि कोविड के साथ साथ बच्चे में कोई रैश हो, कोई कंजंक्टाइवल हेमरेज हो, कोई सिवियर अब्डोमिनल पेन या वॉमिटिंग हो, ये तब सस्पेक्ट करते हैं। बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन है, तो आई वुड नॉट से कि यू शुड आप इसके बारे में ज्यादा वरी करें। लेकिन अगर आपको कोई लक्षण इसके दिखते हैं तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। और कॉम्प्लिकेशंस जो है, जो ज्यादातर देखते हैं हम, वही होता है कि ऑक्सीजन की कमी से हाइपोक्सिया हो जाता है। और जस्ट आपको बस थोड़ा सतर्क रहना है अपने बच्चों के साथ रह के। और कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज बताइए। Okay, so someone has put forward a question which says that how can kids use their extra energy since the movement they get in school or playground is nil? I agree, and of course this extra energy is there. So of course आपके सबके घर में जो बैकयार्ड या फ्रंट यार्ड है उसमें इनकरेज करिए कि साइकिलिंग कर लें या खेल कूद वहीं कर लें। घर के अंदर एरोबिक्स या डांस क्लास कर लें। ये सब जो है अच्छे तरीके हैं बच्चों को एंगेज रखने के और उनकी फिजिकल एक्टिविटी बनी रहे। ये भी बहुत जरूरी है इस टाइम में, तो आप ये भी इंक्लूड कर सकते हैं। घर के अंदर, घर के आसपास थोड़ा मास्क लगा के घर के सामने जो रोड है उस पे भी जा सकते हैं, ऐसी थोड़ा सा दूरी बना के बाकी सारे बच्चों से। एनी अदर क्वेश्चंस? So there's another question, how can we parents try new activities for their physical health? So again, physical health, like I just explained, there are a lot of classes available on the internet, and there's a lot of material on the internet for children, be it physical activities or arts and crafts, and all of them will help your children. आप जितना हो सके बच्चे को एंगेज रखिए इन सब चीजों में। आई नो बीइंग वर्किंग मदर्स एंड बीइंग वर्किंग प्रोफेशनल्स इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो ये जरूरी है, लेकिन थोड़ा टाइम निकालिए बच्चों को एंगेज करने के लिए, क्योंकि वरना उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत एडवर्स इफेक्ट्स पड़ेंगे एंड दैट विल नॉट बी गुड फॉर योर चाइल्ड। How to ensure parents feel safe to get their kids vaccinated? Could you just elaborate? Vaccinated as in vaccinated for COVID? अभी तो वो गाइडलाइन आई नहीं है, लेकिन जो पुरानी आपकी ऑन शेड्यूल IAP के शेड्यूल के हिसाब से जो वैक्सीनेशन चल रही थी वो तो आपको जरूर ही करानी है। उससे कोई आपका there should be no excuse and nothing stopping you from getting those vaccines. If you're afraid कि आपको बड़े हॉस्पिटल में जाके कोविड हो जाएगा, तो आप किसी छोटे क्लिनिक में या किसी प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास जाके लगवा लीजिए, लेकिन लगवाइए जरूर, मास्क पहन के जाइए और जरूर लगवाइए। और अपने दोनों के लिए, जो पेरेंट्स हैं उनके लिए कोरोना की वैक्सीनेशन लगवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना अपने आप को बचाओगे उतना आपका बच्चा भी ठीक रहेगा। How do we educate kids about COVID and social distancing? तो ऑब्वियसली किड्स की एज पे डिपेंड करता है, एंड बहुत ही आराम से, बहुत प्यार से उनको गोदी में बिठा के, बहुत प्यार दे के ये समझाना है कि देखो एक प्रॉब्लम है जो पूरी वर्ल्ड में प्रॉब्लम है, और आपको जो है और लोगों से बचना है और आपको मास्क पहनना है, क्योंकि ये जो कोरोना की बीमारी है ये थोड़ी डेंजरस है, बहुत डेंजरस नहीं। डोंट स्केयर देम, बट एट द सेम टाइम हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ वेयरिंग अ मास्क एंड ऑफ डिस्टेंसिंग फ्रॉम अदर्स। You have to find the balance between being firm, but at the same time not scaring your child and not absolutely ऐसे नहीं बताना है कि बिल्कुल ही की डेथ हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। ये सब वर्ड्स नहीं यूज करने। You have to carefully pick the words and you have to tell them that this is important, that you should do this and be firm. And you just have to tell them कि मास्क पहन के रखना है, और जब आपकी मम्मी बोलेंगी तब भी आप मास्क उतार सकते हो, तो पूछ के उतारना है। जैसे मेरी जो नीस है, वो उसको हमने यही सिखा रखा है कि आपको कुछ खाना है तो आप मम्मी से पूछो कि मैं थोड़ा दूर बैठ के, अलग बैठ के मास्क नीचे करके खाऊंगी, तो वो पूछना है और अपने यही बताना है कि पूछ के मास्क नीचे करें।
Anything else? How to keep kids mentally happy and engaged during these times? So spend time with them. Let their grandparents spend time with them. Let them, उनकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं सुबह, वो कंप्लीट कर लें. उसके बाद जो भी होमवर्क होता है वो कंप्लीट कर लें. शाम को आपकी जो भी घर में एक्टिविटीज हो रही हैं उसका थोड़ा अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं, दे कैन बी पार्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज. दे कैन हेल्प आउट अ लिटिल बिट एट होम. दे कैन स्टार्ट, लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर, कुछ भी हॉबीज में एंगेज करिए. ठीक है, कोई लैंग्वेज, न्यू लैंग्वेज सीख सकते हैं, कोई गिटार. आजकल तो ऑनलाइन म्यूजिक क्लासेस, आर्ट क्लासेस, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन. हॉबीज में एंगेज रखिए, फिजिकल एक्टिविटीज में एंगेज रखिए, एरोबिक्स क्लास, डांस क्लास, या बैकयार्ड में साइकिलिंग. घर में कोई छोटा सा आप गार्डन रखते हैं तो स्मॉल गार्डनिंग क्लासेस भी आजकल अवेलेबल हैं. ये सब चीजों से ही बच्चों का मन लगा रहता है. हॉबीज से पेंटिंग हो गई, कुछ आजकल तो बच्चों की कुकिंग और कुकी डेकोरेशन, कपकेक डेकोरेशन, ये सब भी बहुत किट्स अवेलेबल है मार्केट में. जस्ट कीप देम एंगेज्ड इन न्यू थिंग्स. बुक्स आर अ very good idea for kids who are 6 years above. I think books, Enid Blyton's, Harry Potter, all these are very good and engaging books for children, and this is a good time to start them on these books and these activities. How to encourage kids to stay patient having not been to school in 10 years? This is also a question. So of course, we can't give them a timeline on when we would be able to send them to school. We can't give them false promises कि बस 2 महीने और की बात है, because we don't know ये कब तक चलेगा. And all said and done, it could be 2 months, it could be 2 years, it could be 12 years. We don't know. So let's not give them false promises, but at the same time, tell them that okay, this is just a temporary period. Sooner or later, things will get normal, and let's be positive. Let's be positive for the blessings we have. Count your blessings, and let's just make use of the time that we have at home rather than think negatively about it, and the time that we have with each other. And because this might just continue for a while, but it will end one day. So be positive. Just keep that spirit of positivity alive in your house, and that is really going to help your kids. If you yourself as a parent get depressed and get demotivated or demoralized, the kid picks up on it. बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा परसेप्टिव होते हैं, उनको इमीडिएटली पता चल जाता है कुछ गड़बड़ है, कुछ वो है, कुछ प्रॉब्लम है, और वो भी मेंटली फिर डिप्रेस और वो हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं. तो आपको पॉजिटिविटी रखनी है अपने घर में, बहुत ज्यादा वो रखना है, बहुत ज्यादा हौसला बनाए रखना है, अपना भी अपनी फैमिली का भी. इन्हीं चीजों से बच्चे जो हैं ये पॉजिटिव वाइब्स परसीव करेंगे और वो भी खुश रहेंगे, और खुश रहेंगे तो उनकी हेल्थ भी बनी रहेगी.